नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि कांग्रेस ने चली ऐसी चाल कि 20 सीटों पर फिर से होंगे हरियाणा में चुनाव। क्या अब सीएम की शपथ नहीं ले पाएंगे नायब सिंह सैनी? खबर में आगे जिक्र होगा कि महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था की नाकामयाबी, गृह मंत्रालय और मुख्यमंत्री की विफलता, संजय राउत ने दिया ये बयान। खबर में आगे जिक्र होगा कि बाबा सिद्दीकी की हत्या पर बोले राहुल गांधी, महाराष्ट्र में पूरी तरह ध्वस्त कानून व्यवस्था को उजागर करती है ये घटना। आगे जिक्र होगा कि बाबा सिद्दीकी की हत्या पर सचिन पायलट का बड़ा बयान और बीजेपी को घेरा। और आगे आपको बताएंगे कि झारखंड विधानसभा चुनाव की घोषणा से पहले हेमंत सरकार की कैबिनेट बैठक ले सकती है कई बड़े फैसले। दोस्तों, इसी प्रकार की तमाम बड़ी खबरें आपके लिए लेकर आए हैं, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन की कृपया करके वीडियो को कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहले और बड़ी खबर की तरफ। कांग्रेस ने चली ऐसी चाल, 20 सीटों पर फिर से होंगे चुनाव। क्या आप सीएम की शपथ नहीं ले पाएंगे सीएम नायब सिंह सैनी? जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 के नतीजे के बाद बीजेपी सरकार बनने जा रही है और जल्द ही सीएम पद की शपथ नायब सिंह सैनी लेंगे। हरियाणा चुनाव के नतीजे 8 अक्टूबर को घोषित किए गए। चुनाव परिणामों में बीजेपी ने बहुमत हासिल किया। विधानसभा चुनाव के बाद बीजेपी की ओर से सरकार बनाने की कवायद भी चल रही है। 17 अक्टूबर को पार्टी की ओर से शपथ ग्रहण कार्यक्रम की तैयारी की जा रही है, लेकिन इस बीच कांग्रेस की ओर से एक ऐसी चाल चली गई है जिसने बीजेपी के लिए परेशानी खड़ी कर दी है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने ईवीएम में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए 20 विधानसभा क्षेत्रों से निर्वाचन आयोग को शिकायत सौंपी है। कांग्रेस का दावा है कि मतगणना के दौरान कुछ ईवीएम की बैटरी 99% चार्ज थी, जो संदेहास्पद है। जयराम रमेश ने एक्स पर कहा कि चुनाव प्रक्रिया में गंभीर अनियमितताएं देखी गई हैं, जिनकी जांच जरूरी है। नारनौल, करनाल, डबवाली, रेवाड़ी, होडल, कालका, पानीपत सिटी, इंद्री, बड़खल, फरीदाबाद, एनआईटी, नलवा, रानिया, पटौदी, पलवल, बल्लभगढ़, बरवाला, उचाना कला, घरौंडा, कोसली और बादशाहपुर विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस उम्मीदवारों ने शिकायत कर दी है। और अब क्या इन सीटों पर दोबारा विधानसभा चुनाव होंगे? कांग्रेस ने कहा कि हरियाणा चुनाव परिणाम अप्रत्याशित रहे और कुछ सीटों पर ईवीएम में विसंगतियों का शक है। पार्टी ने आयोग को ज्ञापन सौंपते हुए ईवीएम की जांच और सील करने की मांग की है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था की नाकामयाबी, गृह मंत्रालय और मुख्यमंत्री की विफलता, संजय राउत का बयान। जी हाँ दोस्तों, एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की शनिवार रात गोली मारकर हत्या कर दी गई। उनकी मौत पर शिवसेना युवा नेता संजय राउत ने दुख जताया है। साथ ही उन्होंने राज्य में हो रही हिंसक घटनाओं पर राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए गृह मंत्री और मुख्यमंत्री से कानून व्यवस्था में विफल रहने पर इस्तीफे की मांग की है। और उन्होंने कहा कि आज का गैंगवार सरकार में चल रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप राज्य में हत्याएं हो रही हैं। इससे पहले महाराष्ट्र ने गृह मंत्रालय की इतनी बड़ी निष्क्रियता और बदनामी को कभी नहीं देखा। महाराष्ट्र में कड़ी कानून व्यवस्था की एक मजबूत परंपरा रही है। इसी कारण मुंबई जैसे शहरों में बड़े उद्योग आए हैं। शनिवार को बाबा सिद्दीकी की हत्या ने यह साबित कर दिया है कि सुरक्षा व्यवस्था कितनी कमजोर है। उन्हें सुरक्षा मिली हुई थी, फिर भी हत्या हो गई। इसका मतलब साफ है कि ये गृह मंत्रालय और मुख्यमंत्री की विफलता है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बाबा सिद्दीकी की हत्या पर बोले राहुल गांधी, महाराष्ट्र में पूरी तरह ध्वस्त कानून व्यवस्था को उजागर करती है ये घटना। जी हाँ दोस्तों, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या को हैरान करने वाली घटना बताया। राहुल गांधी से पहले मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी सोशल प्लेटफॉर्म पर बाबा की हत्या पर दुख जताते हुए जवाबदेही की मांग उठाई। बाबा सिद्दीकी की हत्या से राहुल गांधी स्तब्ध हैं। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि बाबा सिद्दीकी की हत्या चौंकाने वाली घटना है। ये भयावह घटना महाराष्ट्र में पूरी तरह ध्वस्त कानून व्यवस्था को उजागर करती है। सरकार को जिम्मेदारी लेनी चाहिए और न्याय मिलना चाहिए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पूर्व कांग्रेसी नेता रहे बाबा के निधन पर शोक जताया। उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा है कि महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री श्री बाबा सिद्दीकी का दुखद निधन शब्दों से परे सदमा पहुंचाने वाला है। इस दुख की घड़ी में मैं उनके परिवार, मित्रों और समर्थकों के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। न्याय सुनिश्चित किया जाना चाहिए और वर्तमान महाराष्ट्र सरकार को गहन और पारदर्शी जांच का आदेश देना चाहिए। दोषियों को जल्द से जल्द सजा मिलनी चाहिए। जवाबदेही सर्वोपरि है। पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एक उत्तर प्रदेश का और एक हरियाणा का रहने वाला है। तीसरा आरोपी फरार है। पुलिस उसकी तलाश कर रही है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बाबा सिद्दीकी की हत्या पर सचिन पायलट का बड़ा बयान। जी दोस्तों, महाराष्ट्र में एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या पर कांग्रेस नेता सचिन पायलट का बयान आया। उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट कर कहा कि महाराष्ट्र के नेता
बाबा सिद्दीकी की हत्या की खबर से स्तब्ध हूँ। सरेआम गोली मारकर हत्या की ये घटना सीधे तौर पर कानून व्यवस्था की विफलता है। इस दुख की घड़ी में मेरी संवेदनाएं उनके परिवार के साथ है। इससे पहले कांग्रेस के राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि मुंबई में बाबा सिद्दीकी साहब को गोली मारे जाने के बाद इंतकाल की खबर बेहद अफसोसजनक है। मुंबई में सत्ता से जुड़े एक इंसान को सरेआम गोली मार दी जा रही है। ये मुंबई जैसे महानगर की कानून व्यवस्था का हाल है। खुदा बाबा सिद्दीकी के परिवार को इस दुख सहने की हिम्मत अता करे। वहीं मुंबई क्षेत्रीय कांग्रेस समिति की अध्यक्ष वर्षा गायकवाड़ ने एक्स पर लिखा कि वो इस घटना से स्तब्ध हैं। उन्होंने कहा कि शहर में क्या हो रहा है, इस घटना पर प्रतिक्रिया देने के लिए उनके पास शब्द नहीं है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। झारखंड विधानसभा चुनाव की घोषणा से पहले हेमंत सरकार की कैबिनेट बैठक ले सकती है कई बड़े फैसले। जी हाँ दोस्तों, झारखंड विधानसभा चुनाव की घोषणा से पहले हेमंत सरकार ने 14 अक्टूबर को कैबिनेट की बैठक बुलाई है। ये बैठक दिन के 12 बजे से शुरू होगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इसकी अध्यक्षता करेंगे। ऐसा माना जा रहा है कि ये मौजूदा सरकार के कार्यकाल का अंतिम बैठक होने वाला है। बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। झारखंड विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग जल्द कर सकता है। इसीलिए ऐसी संभावनाएं जताई जा रही हैं कि सोमवार को हेमंत सोरेन सरकार की इस कैबिनेट में कई लोक लुभावन फैसले लिए जा सकते हैं। ये 6 दिनों के अंदर में सरकार की दूसरी कैबिनेट बैठक है। इससे पहले 8 अक्टूबर को भी कैबिनेट की बैठक बुलाई गई थी, जिसमें 81 प्रस्तावों पर मुहर लगी थी। इससे पहले 8 अक्टूबर की बैठक में भी कई लोक लुभावन फैसले लिए गए थे, जिसमें मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना में संशोधन करने सहमति बनी। इसके तहत अब हर 25 की जगह 50 मेधावी विद्यार्थी उच्च शिक्षा के लिए विदेश जा सकेंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। नासिक में अग्निवीरों के बलिदान पर राहुल गांधी ने पीएम मोदी से पूछा सवाल, शहादत के बाद भेदभाव क्यों। जी हाँ दोस्तों, नासिक आर्टिलरी सेंटर में 2 अग्निवीरों की मौत को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि नासिक में ट्रेनिंग के दौरान 2 अग्निवीर गोहिल विश्वराज सिंह और सैफत सिद्ध का निधन एक दर्दनाक घटना है। उनके परिवारों के प्रति गहरी संवेदनाएं हैं। ये घटना एक बार फिर अग्निवीर योजना पर गंभीर सवाल उठाती है, जिनका जवाब देने में बीजेपी सरकार असफल रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पूछा कि क्या गोहिल और सैफत के परिवारों को समय पर मुआवजा मिलेगा जो किसी अन्य जवान की शहादत के बराबर हो। अग्निवीरों के परिवारों को पेंशन और अन्य सरकारी सुविधाओं का लाभ क्यों नहीं मिलेगा। जब दोनों ही सैनिकों की जिम्मेदारियां और बलिदान समान है तो उनके शहादत के बाद ये भेदभाव क्यों। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। 20 सीटों पर मिली गलतियां, 99% चार्ज वाली ईवीएम पर जीती भाजपा। हरियाणा चुनाव नतीजों पर बोले अजय राय। जी हाँ दोस्तों, हरियाणा में कांग्रेस को मिली हार पर उत्तर प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि कांग्रेस ने चुनाव में कड़ी मेहनत की है। हमारे पास क्या कमी थी और हमें किन मुद्दों का सामना करना पड़ा, सभी की समीक्षा की जा रही है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। भाजपा की जहाँ जहाँ सरकार वहाँ जंगल राज। जी हाँ दोस्तों, बाबा सिद्दीकी की हत्या पर राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो गई है। उत्तर प्रदेश के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने एनसीपी नेता की मौत पर दुख जताते हुए कहा कि भाजपा राज में जंगल राज चरम पर है। अजय राय ने रविवार को आईएएनएस से बातचीत के दौरान कहा कि बाबा सिद्दीकी मुंबई में एक बड़े नेता रहे हैं। उन्होंने समाज में अपनी प्रतिष्ठा बनाई। कांग्रेस पार्टी से उनके बेटे विधायक हैं। निश्चित तौर पर यह एक दुखद घटना है, क्योंकि समाज के लिए एक अच्छा काम करने वाले व्यक्ति की हत्या कर दी जाती है। वो इस समय अजित पवार की गुट वाली एनसीपी में थे। महाराष्ट्र में उनका सरकार है और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि उनकी सरकार में इतने बड़े नेता की हत्या हो रही है। मैं अपनी ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ, जहां पर आपको बता दें कि महाराष्ट्र की जनता राजनीतिक बदलाव चाहती है। चुनावी नतीजों में दिखेगा असर, शरद पवार ने कर दिया है इस बात का दावा। जी दोस्तों, शरद पवार ने कहा कि महाराष्ट्र के लोग राजनीतिक बदलाव के लिए उत्सुक हैं और उन्होंने भरोसा जताया है कि आगामी विधानसभा चुनाव के नतीजों में इसका असर साफ साफ दिखेगा। महाविकास अघाड़ी के अन्य घटक दलों के नेताओं के साथ यहां एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए पवार ने दावा किया कि राज्य सरकार महायुति शासन के तहत हतोत्साहित हो गई है। उन्होंने कहा कि हम लोगों को मौजूदा सरकार से मुक्ति दिलाना चाहते हैं और मुझे विश्वास है कि वो हमारा समर्थन करेंगे। उन्होंने कहा कि आगामी राज्य चुनावों में महाविकास अघाड़ी लोकसभा चुनाव जैसा प्रदर्शन दोहराएगी। महायुति में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना, भाजपा और अजित पवार की राकांपा शामिल
शामिल है। आपको क्या कुछ लगता है दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। आरएसएस को आत्मचिंतन करना चाहिए कि क्या उसे हाइब्रिड बीजेपी मंजूर है, उद्धव ठाकरे का बयान। जी हाँ दोस्तों, शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कहा कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन इसलिए तोड़ दिया कि वो उसके हिंदुत्व के संस्करण से सहमत नहीं थे। ठाकरे ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से भी सवाल किया कि क्या उसे आज की हाइब्रिड भाजपा स्वीकार्य है। ठाकरे ने महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले यहां शिवाजी पार्क में अपनी पार्टी की वार्षिक दशहरा रैली को संबोधित करते हुए कहा कि उन्होंने अपने पिता और शिवसेना के संस्थापक बाल ठाकरे की विचारधारा को नहीं छोड़ा। ठाकरे ने कहा कि मैं आरएसएस और मोहन भागवत का सम्मान करता हूँ। भागवत कहते हैं कि हिंदुओं को आत्मरक्षा के लिए एकजुट होना चाहिए। आप ये सब किसके लिए कर रहे हैं, जबकि भाजपा सरकार 10 साल से सत्ता में है और उसे फिर से जनादेश मिला है। क्या हिंदुओं को अब भी असुरक्षित महसूस करना चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं अपने शताब्दी वर्ष में प्रवेश कर रहे आरएसएस से कहना चाहता हूं कि वो एक चिंतन शिविर लगाए और आत्मचिंतन करे कि क्या वो वर्तमान भाजपा से सहमत है जो हाइब्रिड बन गई है। दोस्तों, आपको ये कुछ लगता है, कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। हरियाणा की 20 सीटों पर पासा पलटने की उम्मीद में कांग्रेस। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि क्या हरियाणा विधानसभा चुनाव का नतीजा बदल जाएगा। हरियाणा की 20 सीटों पर जो है वो खेल पलट जाएगा, ये बड़ा सवाल उठ रहा है। हरियाणा में लगातार तीसरी बार चुनाव हारकर सत्ता में दूर खड़ी कांग्रेस पार्टी इस उम्मीद में चुनाव आयोग के पास नए और अपडेटेड जानकारी से लैस ज्ञापन लेकर पहुंची है। कांग्रेस महासचिव और संचार प्रभारी जयराम रमेश इस मामले में मतगणना वाले दिन से ही बेहद सक्रिय है। जयराम रमेश ने शुक्रवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कांग्रेस की ओर से चुनाव आयोग को सौंपा गया एक ज्ञापन पोस्ट करते हुए लिखा कि 9 अक्टूबर को चुनाव आयोग के सामने उठाए गए मुद्दों और प्रस्तुत किए गए ज्ञापन के बाद हमने अब हरियाणा के 20 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव प्रक्रिया में गंभीर और स्पष्ट अनियमितताओं को उजागर करते हुए एक अपडेटेड ज्ञापन प्रस्तुत किया है। हमें उम्मीद है कि चुनाव आयोग इस पर ध्यान देगा और उचित निर्देश जारी करेगा। हरियाणा में एक और भाजपा लगातार तीसरी बार सरकार बनाने के लिए तैयार है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के शपथ ग्रहण समारोह के लिए चंडीगढ़ में दिग्गजों को आमंत्रित किया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजों को कांग्रेस अभी भी स्वीकार नहीं कर पा रही है। कांग्रेस अभी तक ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल के अलावा तमाम सर्वे और अनुमानों में बहुमत मिलने की भविष्यवाणियों के हैंगओवर में फंसी हुई है। हरियाणा चुनाव के नतीजे आने के तुरंत बाद कांग्रेस ने बड़े झटके से उबरने के लिए ईवीएम और उसकी बैटरी के अलावा चुनाव आयोग पर डाटा पब्लिक करने में सुस्ती का आरोप लगाया। जयराम रमेश, सुप्रिया सुनेत और पवन खेड़ा जैसे नेताओं के बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी कांग्रेस की करारी हार के लिए चुनाव में गड़बड़ी किए जाने का आरोप लगाना शुरू कर दिया है। इन्हीं शिकायतों को लेकर कांग्रेस ने दूसरी बार चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाया था। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। चुनाव आयोग में ईवीएम से हुआ खेला, चुनाव आयोग से मिली कांग्रेस। या दोस्तों, कांग्रेस ने हरियाणा विधानसभा चुनाव में ईवीएम में साफ तौर पर गड़बड़ी का आरोप लगाया और निर्वाचन आयोग से जांच कराने का आग्रह किया। कांग्रेस ने कहा कि निर्वाचन आयोग से पूरी जांच कराने और विसंगतियों वाली ईवीएम को सील करके जांच पूरी होने तक सुरक्षित रखने का आग्रह किया है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि मतगणना को लेकर संदेह है क्योंकि हरियाणा चुनाव के परिणाम आश्चर्य में डालने वाले हैं। सभी को लग रहा था कि कांग्रेस अगली सरकार बनाएगी। हरियाणा के नतीजे चौंकाने वाले हैं क्योंकि सभी को लग रहा था कि हरियाणा में कांग्रेस सरकार बनने जा रही है। सभी सर्वे रिपोर्ट में यही था, लेकिन हुआ ये कि जब पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू हुई तो कांग्रेस हर जगह आगे चल रही थी, लेकिन जब ईवीएम की गिनती शुरू हुई तो कांग्रेस पिछड़ रही थी। हमें कई शिकायतें मिली हैं, कई जगहों पर वोटों की गिनती में देरी हुई है। कुछ चुनाव आयोग ने हमें आश्वासन दिया है कि वो सभी शिकायतों पर गौर करेंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। हरियाणा में कांग्रेस को 75 और बीजेपी को 16 सीटें मिली। पोस्टल बैलेट के आंकड़ों ने मचा दिया तूफान, जानिए इसके पीछे का सच। जी हाँ दोस्तों, हरियाणा विधानसभा चुनाव के परिणाम सामने आने के बाद से कांग्रेस लगातार चुनाव आयोग पर निशाना साध रही है। रिजल्ट वाले दिन ही पार्टी ने चुनाव में धांधली का आरोप लगाते हुए ईवीएम पर भी सवाल उठाए। कांग्रेस के दावों के बीच अब पोस्टल बैलेट ने भी एंट्री ले ली है। बीते गुरुवार को कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह ने दावा किया कि पोस्टल बैलेट में कांग्रेस को बम्पर बहुमत मिला। इन दावों के बीच सोशल मीडिया पर एक आंकड़ा तेजी से वायरल होने लगा है जिसमें दावा किया जा रहा है कि पोस्टल बैलेट में कांग्रेस को बम्पर सीटें मिली हैं। सोशल मीडिया के दावों का हमने सच जानने की कोशिश की है। सोशल मीडिया के इन दावों का सच जानने जब हम चुनाव आयोग की वेबसाइट पर पहुंचे तो हमें चौंकाने वाले आंकड़े मिले। वेबसाइट पर आंकड़े सोशल मीडिया के दावों की पुष्टि करते हैं कि पोस्टल बैलेट में कांग्रेस को बम्पर बहुमत मिला है, लेकिन फाइनल चुनाव परिणाम के मुताबिक हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 48 और कांग्रेस को 37 और 3 सीटें निर्दलीय उम्मीदवारों को मिली है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। चुने हुए जनप्रतिनिधियों का अपमान, FIR
एफआईआर तक दर्ज नहीं हुई, विधायक की पिटाई पर अखिलेश यादव का तंज। जी हाँ दोस्तों, यूपी के लखीमपुर में बुधवार को अर्बन कोऑपरेटिव के संचालक मंडल के नामांकन के दौरान भाजपा विधायक योगेश वर्मा संग मारपीट मामले में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भाजपा पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि सरेआम चुने हुए जनप्रतिनिधि का अपमान हो रहा है, एफआईआर तक दर्ज नहीं हो पा रही है। लखनऊ में सपा कार्यालय पर आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा के नेता ही भाजपा के विधायक को पिटवा रहे हैं, विधायक को पीटने वाले भी भाजपा ही है। उन्होंने वीडियो का जिक्र करते हुए कहा कि विधायक को पहले एक थप्पड़ मारा गया, फिर दूसरे से पिटवाया गया। ये सब पुलिस के सामने होता रहा, लेकिन पुलिस ने कुछ नहीं किया। पुलिस ने अब तक विधायक की एफआईआर भी दर्ज नहीं की है और न ही कोई गिरफ्तारी की है। उन्होंने आरोप लगाया कि कहीं विधायक समझौता ना कर ले। बता दें कि लखीमपुर में अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में संचालक मंडल के लिए बुधवार से नामांकन की शुरुआत हुई। सदर विधायक योगेश वर्मा दिन पहले से इस चुनाव में धांधली कराए जाने का आरोप लगाते रहे थे। एक दिन पहले सदस्यों की अंतिम मतदाता सूची बैंक के सूचना पट पर चस्पा की गई। सूची चस्पा होते ही सूची फाड़ने की शिकायत पर सदर विधायक योगेश वर्मा बैंक पहुंच गए। उन्होंने सूची फाड़ने पर नाराजगी जताते हुए चुनाव में धांधली का आरोप लगाया। इसी दौरान उम्मीदवार पुष्पा सिंह के पति और बार अध्यक्ष अवधेश सिंह और सदर विधायक योगेश वर्मा का गुट आमने सामने आ गया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पूरा देश कह रहा था हरियाणा में कांग्रेस जीतेगी, बीजेपी के नेता तक कह रहे थे, मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिया यह बयान। जी दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हरियाणा में कोई गठबंधन वाला नहीं था। जम्मू कश्मीर में इंडिया गठबंधन है, हरियाणा में ऐसा कोई गठबंधन वाला नहीं था। वहाँ एक कम्युनिस्ट पार्टी थी, ऐसा कुछ नहीं है। अगर हम जीतते हैं तो बहुत से लोग इसका श्रेय लेते हैं और अगर हम हारते हैं तो बहुत से लोग आलोचना करते हैं। दोस्तों, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसी के साथ कहा कि सब लोग, पूरा देश कह रहा था कि हरियाणा में कांग्रेस जीतेगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बीजेपी के मास्टर स्ट्रोक से खैर सीट से आउट हो गई आरएलडी। यूपी उपचुनाव में भगवा दल ने जयंत को दे दिया बड़ा झटका। जी दोस्तों, यूपी की 10 विधानसभा सीट पर नवंबर में उपचुनाव होने लगभग तय है। ऐसे में सभी सियासी दल गठबंधन की राजनीति के साथ एकला चलो की राह पर कदम बढ़ा रहे हैं। ऐसे माहौल में बड़ा सियासी उलटफेर देखा जा रहा है। एनडीए गठबंधन के मजबूत साथी भारतीय जनता पार्टी ने अलीगढ़ जिले की खैर विधानसभा सीट पर कैंडिडेट बनाने के लिए 3 लोगों को पैनल हाईकमान को भेज दिया है। इससे इस सीट पर चुनाव लड़ना चाह रही एनडीए की दूसरी पार्टी राष्ट्रीय लोक दल को बड़ा झटका लग गया है। दोस्तों, भाजपा के इस कदम को एक तरह से रालोद को खैर सीट की चुनावी जंग से आउट के तौर पर देखा जा रहा है। रालोद को सिर्फ एक सीट मुजफ्फरनगर की मीरापुर हासिल कर संतोष करना पड़ सकता है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। और कितने परिवार बर्बाद होंगे, तमिलनाडु ट्रेन एक्सीडेंट पर राहुल गांधी का पीएम मोदी पर निशाना। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि बीती रात शुक्रवार को तमिलनाडु में मैसूर दरभंगा एक्सप्रेस पर मालगाड़ी से टकरा गई और ये हादसा चेन्नई के पास हुआ। शनिवार को कांग्रेस सांसद और विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार की आलोचना की। उन्होंने इसे भयावह बालासुर घटना की तरह बताया। उन्होंने सवाल किया कि सरकार की ओर से कार्रवाई करने से पहले कितने परिवारों को कष्ट सहना पड़ेगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने कहा कि मैसूर दरभंगा रेल दुर्घटना बालासुर दुर्घटना की तरह ही है। एक यात्री ट्रेन एक खड़ी मालगाड़ी से टकरा गई। कई दुर्घटनाओं में कई लोगों की जान जाने के बावजूद कोई सबक नहीं सीखा गया। जवाबदेही शीर्ष स्तर से शुरू होती है और सरकार के जागने से पहले कितने और परिवार बर्बाद होने चाहिए, ये सवाल राहुल गांधी ने पूछ लिया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। पायलट का बड़ा बयान। सचिन पायलट बोले, हरियाणा चुनाव का राजस्थान से कोई असर नहीं, यह अलग प्रदेश है, यहाँ के मुद्दे अलग हैं। जी हाँ दोस्तों, सचिन पायलट ने अजमेर सर्किट हाउस में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि हरियाणा में उम्मीद से विपरीत परिणाम आए हैं। पिछले 10 साल से हरियाणा सरकार से नाराज थे लोग। पायलट ने कहा कि हरियाणा में 9 साल बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी खट्टर को भाजपा के केंद्र नेतृत्व से हटाया। अगर 9 साल का कार्यकाल हरियाणा सरकार का बहुत अच्छा था तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को मुख्यमंत्री के पद से हटाने की जरूरत नहीं थी। वहां पर सरकार में असंतोष था, इसीलिए मुख्यमंत्री खट्टर को हटाया गया और वहां के लोगों में सरकार को लेकर असंतोष था। कांग्रेस ने एकजुट होकर वहां चुनाव लड़ा, मगर वहां कांग्रेस के अनुरूप परिणाम नहीं आए। वहीं कांग्रेसी नेता राहुल गांधी जी ने कहा कि परिणाम को लेकर समीक्षा करेंगे, जहां कमी रही वहां पर और कांग्रेसी कार्यकर्ता काम करेंगे। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर सचिन पायलट ने कहा कि जीतने
अनुमान, उम्मीद, सारे सर्वे और फीडबैक जिस दिशा में थे वो वैसे परिणाम नहीं आए। हरियाणा सहित पूरे देश में सभी जानते थे कि कांग्रेस वहां अच्छे बहुमत से सरकार बनाने वाली है। विधानसभा चुनाव के परिणाम को लेकर शुरुआत में रुझान कांग्रेस के पक्ष में थे, कुछ घंटों बाद रुझान अलग तरीके के थे। वहीं परिणाम में भाजपा को बढ़त मिली है और इस सिलसिले में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों ने निर्वाचन आयोग में मतदान प्रक्रिया शिकायत हेतु ज्ञापन दिए हैं। कांग्रेसियों की शिकायत पर निर्वाचन विभाग निष्पक्ष जांच करेगा। जम्मू कश्मीर में जो गठबंधन को स्पष्ट बहुमत मिला है वहां पर भी अड़चने लगाई गई, लेकिन लोगों समझदारी करी और सरकार बनाई। दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि हरियाणा हाथी बीजेपी तो गिर जाती मोदी सरकार, बड़ा खेला करने की तैयारी में थे नीतीश। खबर में आगे जिक्र होगा कि बहुमत के बाद भी बीजेपी के 8 उम्मीदवारों की जमानत जब्त, हार से नहीं उबर पा रहे। खबर में आगे जिक्र होगा कि ईवीएम पर शांत नहीं बैठी कांग्रेस, हरियाणा हार के बाद जांच के लिए बनाएगी तकनीकी टीम। आगे आपको बताएंगे कि गूंगी बहरी के साथ अब इस सरकार को दिखाई भी नहीं दे रहा है, सही मायने में ये एक विनाशकारी सरकार है। अखिलेश यादव ने योगी सरकार को घेरा। और आगे खबर में जिक्र होगा कि लड़कियों को नेतृत्व के समान अवसर मिलने चाहिए, केवल नारे लगाने से बदलाव नहीं आ सकता, खड़गे ने दिया बड़ा बयान। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन की वीडियो कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद।